हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोग क्या प्रबंधन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। यदि हम एक कक्ष की बात करते हैं तो डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले यानी कि भिन्न भिन्न योग्यता वाले बच्चे कक्ष में बैठते हैं तो उनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। किसी भी बच्चे के अगर हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, उसकी सोचने समझने की कार्य करने की क्षमता दूसरे बच्चे से भिन्न होती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जब हम बच्चे को एजुकेशनल प्लान देते हैं या फिर शैक्षणिक प्रबंधन करते हैं तो उसके लिए उसकी योग्यता के आधार पर हम उसको शिक्षा प्रदान करें। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने बोला कि हम कौन सा प्रबंधन करेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट को हम हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक प्रबंधन। डिफरेंट हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए हम शैक्षणिक एरिया में किस प्रकार प्रबंधन करेंगे। यदि जैसे मैंने आप लोगों को टाइप्स भी बताए हैं पिछले इसमें कि हर किसी बच्चे का लेवल दूसरे से भिन्न होता है। लेवल किस तरह का, हमारी बुद्धि लब्धि का है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात की गई है। तो जैसे बॉर्डर लाइन कैटेगरी है, बॉर्डर लाइन, फिर उसके बाद में मैंने बोला था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। बॉर्डर लाइन को हमने क्या बोला था, सीमांत बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि वाले बच्चे है ना। एंड माइल्ड कैटेगरी को हम बोलते हैं अति अल्प, एंड अल्प बौद्धिक क्षमता, मैंने डिटेल में यह आपको लास्ट क्लास में बताया भी है। सीवियर को हम बोलते हैं गंभीर बौद्धिक क्षमता, एंड प्रोफाउंड कैटेगरी को हम बोलते हैं अति गंभीर। ये हमें लेवल को जाना बहुत ही आवश्यक रहता है। जब तक हम लेवल को नहीं जानते हैं हम बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं कर सकते हैं, प्रबंधन को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो बॉर्डर लाइन कैटेगरी का मैंने क्या बोला था, कितना होता है, 70 to 85 के बीच में बुद्धि लब्धि का होना। एंड अति अल्प का कितना बोला था मैंने, कि जो बच्चे हम कह सकते हैं 50 या 49 से लेकर के 69 तक जिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता रहती है वो अति अल्प में आती है। एंड उसके बाद में मॉडरेट आता है। मॉडरेट हमारा आता है 35 to 49 जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चे। सीवियर कैटेगरी हम बोल सकते हैं 20 या 25 से लेकर के 35 तक जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चे सीवियर कैटेगरी में आते हैं। एंड प्रोफाउंड हु दोज आर बेड रिडन, जो कि बिस्तर पर ही रहते हैं और बिस्तर पर रहते हुए ही उनको सेवाएं दी जाती हैं। तो ऐसे वाले बच्चे जिनका बौद्धिक क्षमता हम कह सकते हैं बिलो 20 या 25 होते हैं, 20 से कम वाले हम कह सकते हैं। सबसे गंभीरता वाले बच्चे, गंभीर कैटेगरी के बच्चे जिनको हर वक्त टेक केयर की ज़रूरत रहती है, जिनको हमें सर्विसेज दिलाने के लिए यदि स्कूल में भी लेकर के जाए तो पॉसिबल नहीं होता है कि उनको स्कूल में रहते हुए एजुकेशन दिया जाए। तो ये बताना इसीलिए आवश्यक था, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, क्योंकि जब भी आप एजुकेशनल प्लान को एजुकेशनल मैनेजमेंट को प्लान करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन कैटेगरी में, नॉर्मल तो नो डाउट कि वो जनरल स्कूल में जाते हैं, सामान्य स्कूल में, लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन और माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी अब इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि समावेशी शिक्षा, यानी कि उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पर तो हम बोलें कि सामान्य स्कूल में, सामान्य स्कूल
स्कूल में एजुकेशन दी जानी चाहिए। किन बच्चों को? बॉर्डर लाइन और माइल्ड कैटेगरी के बच्चों को। मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के बच्चों को हम कहते हैं कि स्पेशल स्कूल में इनको एजुकेशन दी जाए। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी कि किस प्रकार से हमें देनी है। एंड प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे को होम बेस्ड सर्विसेज को दिया जाता है। होम बेस्ड सर्विसेज कौन सी हुई हमारी? जो कि गृह आधारित सेवाएं, जिसमें स्पेशल एजुकेटर या फिर हम कहते हैं कि सभी विषयों के विशेषज्ञ घर में रहते हुए, घर में जा करके बच्चे को सेवाएं प्रदान करते हैं। क्योंकि माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपने बच्चे को, जो कि बिस्तर पर ही रहता है, शारीरिक रूप से भी फुल्ली वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, उसको बार बार उठा करके कहीं क्लिनिक पर लेके जाया जा सके। तो ऐसे में कहाँ दी जाएगी उसको सेवाएं? घर पर रह करके। तो अगर अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो एजुकेशनल हम कैसे प्रबंधन करेंगे? हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जो भी अभी हमारे टीचर्स ट्रेनीज बने जा रहे हैं, जो टीचर बनेंगे या फिर जो ऑलरेडी अभी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब अभी कर रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। जब भी हम एजुकेशनल मैनेजमेंट देते हैं बच्चों के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, एक टीचर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना होता है। कौन कौन से टीचिंग मेथड को उसने यूज़ में लाना है, मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लासेस में भी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम कह सकते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, है ना। और हम बहुत सारे हमने टाइप्स के मेथड्स को पहले बताया। प्रोजेक्ट मेथड है, और हम कह सकते हैं कि बच्चे को लेक्चर मेथड के हम थ्रू बता सकते हैं, बच्चे को प्लेवे मेथड के थ्रू हम बच्चे को बता सकते हैं। प्लेवे मेथड हम बोलते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चे को चीज़ों को सिखाना है। कई बार बच्चों को अगर हम बच्चे को करने के लिए देते हैं तो ईजिली उस चीज़ को सीखने के लिए वो मोटिवेट नहीं होता है, प्रेरित नहीं होता। तो ऐसे में यदि हम खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं तो ईजिली वो उस टास्क को करने के लिए वो रेडी हो जाता है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो शिक्षण रणनीतियां हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को शिक्षण रणनीतियां कहते हैं हम, किस तरह से हम लोग उनका यूज़ करते हैं। जैसे कार्य विश्लेषण है, छोटे छोटे भागों में कार्य को बांटना है। शेपिंग है, रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट हम कहते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी अटेम्प्ट करता है, सक्सेसिव अटेम्प्ट, सफलतापूर्वक किसी कार्य को करने के लिए यदि वो प्रयास करता है तो हम उसके हर अटेम्प्ट पर, हर प्रयास पर उसको गुड, वेरी गुड या फिर खाने पीने की चीज़ें टुकड़ों में देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे। ऐसे नहीं है कि वन टाइम पर हम देते हैं बच्चे को। तो जब भी रीइंफोर्समेंट देते हैं हम कार्य को ख़त्म होने के उपरांत देते हैं। एंड फिर इसके बाद में हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ही आवश्यक रहता है हमें जानना कि हम किस तरह की शिक्षण सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम बोलते हैं शिक्षण सामग्री, किस तरह की शिक्षण सामग्री का हमें यूज़ करना है। जब कोई भी स्पेशल एजुकेटर, कहा गया है कि स्पेशल एजुकेटर शुड बी क्रिएटिव, यानी कि जो भी विशेष अध्यापक हो उसका क्रिएटिव होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब वह क्रिएटिव होता है तो वो अलग अलग मेथड्स के थ्रू बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जो शिक्षण सामग्री है उसको भी वो बढ़िया तरीके से तैयार कर सकता है, जिससे बच्चा खुद ब खुद लर्निंग करने के लिए मोटिवेट हो सके। तो शिक्षण सामग्री हमारी कैसे हो सकती है, जिसमें हम फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं। और इसके लिए जैसे जो बच्चे अटेंशन डेफिशिट होते हैं, अटेंशन डेफिशिट हम बोलते हैं कि जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी चीज़ के लिए, जो बच्चों का कंसंट्रेशन पावर, जैसे नॉर्मली हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, स्वयं से ही कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन जहाँ हम बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनकी लो IQ लेवल, यानी कि कम बुद्धि लब्धि के करके इन बच्चों का किसी भी सीखने की क्रिया में
या फिर हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने में इनका कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बहुत ही ज़ीरो लेवल का होता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम आकर्षक चीज़ों को तैयार करें। अट्रैक्टिव टीएलएम होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब यह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा भड़कीला करें। अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब कोई भी चीज़ है वो ऐसे भड़कीली भी नहीं, बहुत कलरफुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाली होनी चाहिए, जिससे कि हमें एक अवधारणा क्लियर बननी चाहिए। कोई भी स्पेशल एजुकेटर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती है। समटाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग पुअर है। जैसे अगर हमने बच्चे को डॉग का कॉन्सेप्ट देना है तो ऐसा नहीं है कि जिसको ड्राइंग बनाना नहीं आ रही है वो कुछ और ही उसका ड्रा कर दे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कोई गलत अवधारणा मिल सकती है। अगर हमारी ड्राइंग अच्छी है तो ही हम ड्रॉ खुद करेंगे, नहीं तो हम कोई प्रिंट की हेल्प भी ले सकते हैं जिसमें हम कलर करके बच्चे को एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो टीएलएम हमारा अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए। हम कह सकते हैं जो बच्चे की नीड को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। टीएलएम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो टूट जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं थर्मोकोल का, तो थर्मोकोल का यूज़ बच्चे को नहीं देते करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम यह भी ध्यान रखेंगे कि जब भी हम टीएलएम तैयार कर रहे हैं तो वो टूटने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की बौद्धिक क्षमता कम होने की वजह से ये बच्चे उस ऑब्जेक्ट को जो थर्मोकोल से बना है, कोई चार्ट है, वेदर आप कोई उसको फ्लैश कर दे रहे हैं या कोई और ऑब्जेक्ट दे रहे हैं उसको, तो वो हो सकता है कि उसको ब्रेक कर दे या मुंह में डाल दे, तो उससे बच्चे की जान पर भी बन सकती है। ना ही नुकीला होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तीखा हो, कहीं किनारी बच्चे के हाथ में लगे, कट लग जाए। तो इस चीज़ का भी हम बच्चे के लिए ध्यान में रखेंगे। जितने भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में मैंने पिछली क्लास में बोला है, उन सबको हमने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। शिक्षण सामग्री को भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव बनानी है, जो क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाली है। उस तरह की हम कह सकते हैं शिक्षण सामग्री का हम यूज़ करेंगे ना। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम लोग यही कहेंगे कि हम बच्चे के लेवल पर जा कर के हम बच्चे को एजुकेशन देंगे। हम जब कोई टर्म को भी यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस टर्म को यूज़ करें। हमें पता है कि हमारे बच्चों का IQ लेवल कम है, वो इंस्ट्रक्शंस को इजीली नहीं समझ पाता है, तो हम उसको कैसे देंगे? हम कहते हैं 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। 1 स्टेप में एक्सप्लेन करते हैं उसको भी। जब भी हम बच्चे को कोई निर्देश देते हैं तो हम कहेंगे 1 स्टेप या सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बच्चे को हम जब निर्देश देते तो क्या करेंगे? निर्देश कैसे होना चाहिए? खाली 1 स्टेप का होना चाहिए। जैसे यहाँ आओ ना, जो बच्चे हमें लग रहा है कि सीवियर कैटेगरी के हैं उसको हम कौन सा देंगे? यहाँ आओ। फिर उसके बाद में 1 स्टेप अगर बच्चे ने फॉलो कर लिया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे डबल स्टेप। डबल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। डबल स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्या होती है कि 2 बार, जिसमें कोई 2 कार्य, हम बच्चे को 2 कार्य हम कह सकते हैं, यहाँ आओ और ये पानी लाओ, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ आओ ये पेन उठाओ। अगर मेरे पास में पेन रखा हुआ है तो मैं उसको डबल स्टेप इंस्ट्रक्शन दूंगी। जब मुझे लग गया पता है कि बच्चा 1 स्टेप से डबल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करने लग गया है, देन फिर मैं उसको मल्टीपल टाइप इंस्ट्रक्शंस को दूंगी। मतलब कि बहुनिर्देश दूंगी मैं। बहुनिर्देश में क्या आता है? जैसे हम कोई मैसेज देना है तो मैं बोल सकती हूँ कि बच्चे तुम यहाँ आओ, ये फाइल ले जा करके किसी दूसरे टीचर को दे करके आओ। या फिर मुझे कोई और भी मैसेज देना है, एकेडमिक का है, तुम यहाँ अपनी कॉपी ले करके आओ और मुझे चेक करवाओ और वापस अपने स्थान पर जाओ। तो वो मल्टीपल स्टेप में इंस्ट्रक्शंस आ रही है। जैसे जैसे बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू हो जाता है, हम बच्चे को क्या करेंगे? धीरे धीरे हम निर्देशों को भी मल्टीपल स्टेप में, बहु निर्देशों को देना हम शुरू कर देते हैं। तो ये तो एजुकेशन मैनेजमेंट में हमने एक पॉइंट को लिया। अब इसके बाद में आता है हमारा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। हर जगह ये यूज़ में लाया जाता है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में ही दूसरा कहते हैं लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव
इन्वायरमेंट। ये इसीलिए मैंने दूसरी टर्म को इंग्लिश में ही लिया क्योंकि LRE ये पूछा जाता है डिप्लोमा के या फिर कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं। LRE का क्या मतलब है? लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। अब ये दोनों का मीन सेम ही है ना। तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट को हम कहते हैं बाधा मुक्त वातावरण। बाधा मुक्त वातावरण क्या है? अगर हम विशेष बच्चों की बात करते हैं, स्पेशली जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित है, इन बच्चों को सीखने के लिए, या हम कह सकते हैं इन बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि बौद्धिक अक्षमता ही खाली एक प्रकार की उनमें डिसेबिलिटी पाई जाती है। उनमें हो सकता है कि किसी प्रकार की एसोसिएटेड कंडीशन भी है, फिजिकल डिसेबिलिटी उनमें हो सकता है। एसोसिएटेड कंडीशन कहते हैं कि एक के साथ में कोई दूसरी हम कह सकते हैं स्थिति या कंडीशन का पैदा होना। हो सकता है कि बच्चा ADHD भी एग्जाम में पूछा जाता है। ADHD को हम कहते हैं इंग्लिश में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह से ही ADD भी आता है हमारा, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। हो सकता है कि बच्चे को वो प्रॉब्लम भी है। ये पॉइंट्स मैं इसीलिए ले रही हूँ, मैं बार बार इन पॉइंट्स को मैं कहीं ना कहीं अंडरलाइन कर रही हूँ। लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होता है कि कम से कम बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए, या हम कहेंगे कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की बाधा को हमने नहीं रखना है जब भी हम बच्चे को सिखाते हैं। एंड ADHD हमारा आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, है ना। तो हमें इन पर ज़्यादा, अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम ने ये इंग्लिश में बताया है। ये इसीलिए बताना आवश्यक है इंग्लिश में क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही पूछा जाता है। ADHD को आप हिंदी में नहीं लिख सकते। इसी टर्म को आप अटेंशन डेफिसिट, जिसे हम लोग हिंदी में लिखना चाहें उसी प्रकार से लिख सकते हैं। हम उसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि अवधान की कमी के करके या फिर हाइपर एक्टिव अति चंचलता के करके। जो आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई है, अगर AD का है तो A से अटेंशन, D से डेफिसिट, H से हाइपर एक्टिविटी एंड D से डिसऑर्डर। एंड ADD हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। डेफिसिट डिसऑर्डर हम बात करते हैं। ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं हम अति चंचलता को। अति चंचल, हाइपर एक्टिविटीज अति चंचलता, नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि अति चंचलता क्या क्या मतलब है कि बच्चा एक जगह टिक करके नहीं बैठता है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे का चंचल होना। ये मेनली ऑटिज़म बच्चों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पर क्यों बच्चे में अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देने में और डेफिसिट मतलब कमी होना। तो ध्यान में कमी किसकी वजह से हो रही है? ध्यान में अटेंशन बोलते हैं ध्यान, एंड डेफिसिट मतलब में कमी किस वजह से हो रही है? ड्यू टू ऑफ अति चंचलता। मतलब कि हम बोलेंगे कि चंचलता, बच्चे में बहुत ज़्यादा अति चंचल व्यवहार होने की वजह से बच्चे के व्यवहार में क्या हो रही है? ध्यान में कमी हो रही है। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कोई टास्क करा रहे हैं तो बच्चा अपने में इतना इन्वॉल्व होता है, कभी एक ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे नॉर्मल भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कभी टीवी का रिमोट लेकर के टीवी देख रहा है, फिर वहाँ से हट रहा है तो फ़ोन को उठा रहा है, फ़ोन को उठा करके वो साइड में रख रहा है तो फ़ोन को उठाने के बाद में कहीं पानी में हाथ डाल देगा। तो छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं, उनको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो क्लासरूम में शांतिपूर्वक बैठे और टीचर को सुने। तो जब हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करते हैं, इस तरह का व्यवहार उनमें छोटी उम्र में ना रह करके बड़ी उम्र में भी बच्चे चले जाते हैं, जैसे 15, 18, 20 साल का बच्चा है तब भी उनमें यह पाया जाता है। तो उस व्यवहार को भी किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसके लिए हम अट्रैक्टिव मटेरियल को, आकर्षक मटेरियल को हम यूज़ में ला सकते हैं, सो दैट बच्चा देख करके उसको आकर्षित हो और सीखने का प्रयास करें।
और इसके लिए ही मैं आगे को बिहेवियर मैनेजमेंट का भी मैं किस तरह से उसको कम करना है, जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ADD की अगर हम बात करते, इसमें तो था हमारा कि हाइपर एक्टिविटी, अति चंचलता की वजह से अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान में कमी का होना। ध्यान में कमी अब अति चंचलता की वजह से नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अति चंचलता हो सकता है, कोई डिसेबिलिटी है उसको, या फिर उसकी डिसेबिलिटी की वजह से ही बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, या उसका इंटरेस्ट नहीं है। जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में विशेष अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चे को मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए, या उसको अलग अलग तरीके से प्लेवे मेथड के थ्रू, या मैंने जैसे कि बोला प्रोजेक्ट हम बच्चे को काम दे सकते हैं, या हम अन्य विधियों का यूज़ करते हुए बच्चे को सिखा सकते हैं। ये हम लोगों ने इसीलिए ये किया क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, जिनके लिए हमें क्या करना है, बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करना है। ये तो अटेंशन, ध्यान में कमी देने वाले बच्चों की बात की। इसी तरह से फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होते हैं। अगर मेनली हम बात करते हैं बाधा मुक्त वातावरण, तो हम किन किन डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं? इसमें हमारा आता है फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक, हम बोलते हैं शारीरिक अक्षमता। हो सकता है कि बच्चा बौद्धिक अक्षम है, साथ में उसको क्या है, शारीरिक अक्षमता है। सेरिब्रल पॉलिसी का मतलब क्या है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ये भी हमारे किससे, मस्तिष्क से संबंधित है, जिसमें बच्चे का शारीरिक, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि शारीरिक स्ट्रक्चर, संरचना भी उसकी अफेक्टेड होती है। हो सकता है कि उसके लोअर लिम्स नहीं है, लोअर लिम्स हम बोलते हैं कि नीचे की लेग्स नहीं हैं, या एक साइड की उसकी बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों का हम बोल सकते हैं, पेन को होल्ड करने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, आंखों का और हाथों का समन्वय उसका सही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कैसे हम तैयार कर सकते हैं, बाधा मुक्त वातावरण कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों की, शारीरिक अक्षमता जैसे मैंने बोल दिया कि बच्चे का सपोज करो कि उसके पैर नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किस तरह बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करेंगे। जो भी क्लासेस अगर बच्चे को स्कूल में लेकर के जा रहे हैं, तो बच्चे के लिए क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, ना कि बच्चे के लिए हम कहें कि फर्स्ट या सेकेंड या फिर टॉप फ्लोर पे हम बच्चे के क्लासेस, क्योंकि ऐसे बच्चे को जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड सेकेंड हम लोग बात करते हैं रैंप की। रैंप स्कूल में होना बहुत ही आवश्यक है, जिसकी सहायता से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो व्हीलचेयर की हेल्प से आराम से क्लासरूम में जाएं। पहले तो हमने क्या बोला कि क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होने चाहिए, सेकंड रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, एंड इसी के साथ में लिफ्ट बोल सकते हैं, लिफ्ट की व्यवस्था होने बहुत ही आवश्यक है। लिफ्ट हम ज़रूरी नहीं है कि हम डिसेबल बच्चे के लिए ही यूज़ में ला रहे हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग में आता है। ये वैश्विक तौर से हम कह सकते हैं कि सबके लिए इसका यूज़ सिमिलर है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी भी है ना, उसको अगर कहीं सीढ़ियाँ चढ़ना उसको मना किया गया है या उसको एफर्ट्स लग रहे हैं, तो ऐसे में कोई प्रेग्नेंट लेडी भी लिफ्ट का यूज़ करके आराम से जा आ सकती है ना। और विकलांग बच्चा भी है तो वो भी आराम से जा सकता है। अब ये तो हमने किसके लिए बात की, जो 2000 फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसी के साथ में हम क्लासरूम की बात करते हैं, आने जाने की हमने बोला, ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जैसे स्टेप होता है, अगर हम बोले कि उसको बस में चढ़ना है और स्टेप अगर ऊंचा है तो बच्चा नहीं चढ़ सकता है, तो ऐसे में चाहिए जब भी हम विकलांग बच्चों के लिए या बौद्धिक अक्षम बच्चों को, जिनको बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ में शारीरिक अक्षमता भी है, तो इन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो स्टेप है वो ऊंचा ना हो करके शॉर्ट हो, या फिर उसकी कहीं ना कहीं वो अर्थ के साथ में, हम कह सकते हैं ज़मीन के साथ में ही टच किया होना चाहिए, सो दैट बच्चा इजीली विद द हेल्प ऑफ, हम कह सकते हैं कि व्हीलचेयर की सहायता से आसानी से बस में चढ़ या उतर सके। एंड इसी के साथ में हम बात करते हैं क्लासेस की, तो क्लासेस कैसे होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए,
हवादार होने चाहिए। क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वो चौड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कंजस्टेड हम कहते हैं कि बहुत ही कह सकते हैं कि दरवाजे की चौड़ाई बहुत ही कम हो, जिसकी वजह से व्हीलचेयर अंदर नहीं जा पाए। और क्लासरूम भी खुला हवादार इसीलिए होना चाहिए कि बच्चा आसानी से व्हीलचेयर से आगे से पीछे मूवमेंट कर सके। एंड टॉयलेट भी हमने बोला था, तो टॉयलेट कैसी होनी चाहिए? टॉयलेट हम बोलते हैं कि अडेप्टिव होने चाहिए, अनुकूलित होने चाहिए। अनुकूलित टॉयलेट का होना, अनुकूलित कैसे कर सकते हैं हम लोग कि साइड रॉड लगी होनी बहुत ज़रूरी है। जब कोई विकलांग बच्चों की बात करते हैं तो ऐसे में इन बच्चों के लिए एक तो जो टॉयलेट है वो कैसी होनी चाहिए? वेस्टर्न होनी चाहिए। वेस्टर्न हम कह सकते हैं कि बच्चा इजीली उस पर बैठ सके। ऐसा नहीं है कि इंडियन टॉयलेट में बच्चे को अगर नीचे बैठ जाता है तो उठने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ उसमें साइड रॉड भी लगी होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से बच्चा उठ सके और इजीली बैठ सके। एंड इसी के साथ में जो बच्चे वीआई बच्चे हैं तो उनमें हर क्लास में, या हम बात करते हैं वीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो ब्रेल की हेल्प से कहीं ना कहीं उनको साइंस लिखे होना चाहिए कि ये टॉयलेट है, सो दैट वो टच करके फील कर। जब भी हम एचआई बच्चों की बात करते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, थ्रू साइंस सीख जाते हैं या पढ़ लेते हैं इजीली, है ना। लेकिन वीआई बच्चे देख नहीं पाते हैं, वो टच के थ्रू ही देखते हैं या फील करके ही वो चीज़ों का पता लगाते हैं। तो ऐसे में हम ध्यान रखेंगे कि कोई क्लासरूम है या फिर टॉयलेट है तो वहाँ पर एक बोर्ड पर हम ब्रेल लिपि से लिखे हुए अक्षरों में हम टॉयलेट है या फिर कोई क्लासरूम है उसको लिख सकते हैं, सो दैट बच्चा इजीली पता कर सके कि वो किस एरिया में आया है। ये तो वीआई के लिए थे। एंड इसी के साथ में हम अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि रैंप है तो रैंप में भी साइड रॉड का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कि इनको हम ध्यान रखेंगे कि जिससे बच्चे के लिए कम से कम बाधा वाला वातावरण हो। हम बच्चे के लिए बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करेंगे। ये सब टर्म्स को ध्यान में रखना, ये हमारे डिसेबिलिटी की फील्ड में अगर बात करते हैं तो बहुत ही आवश्यक है। कहीं भी पूछा जा सकता है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, लिस्ट डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट क्या होता है, या फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो था 2 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग असिस्टिव मैनेजमेंट। असिस्टिव मैनेजमेंट की बात करें हम, यंत्रों का प्रबंधन, या हम यंत्रों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। यंत्रों के माध्यम से कर देंगे हम, माध्यम से प्रबंधन। अब असिस्टिव हम बोलते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जो सहायक यंत्र होते हैं, सहायक यंत्र। हाँ, सहायक यंत्र क्या क्या है? जैसे अगर हम लोग एचआई बच्चों को बोलते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको श्रवण क्षति होती है, तो उनके लिए हेयरिंग एड होती है। तो उसका यूज़ हम बच्चे को जब भी पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए हेयरिंग एड्स को देंगे, उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे, जिससे कि बच्चे को सुनने में कोई अक्षमता ना हो। या लिप रीडिंग हम बोलते हैं, बच्चे को जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, किसी भी कार्य को सिखाते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस तो दी हमने, उसी के साथ में हम उसको अपने फ्रंट में बिठाएंगे। कोई अगर हमें लग रहा है व्यवहारिक समस्याओं को भी करता है, या फिर बच्चे को दिखाई देने में, सुनाई देने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में बच्चे को हम पीछे ना बिठाते हुए अपने पास में लेकर के आएंगे। श्रवण अक्षमता से ग्रसित बच्चे को जब हम अपने पास में बिठाते हैं और हम बोलते हैं तो बच्चा लिप रीडिंग करता है। तो लिप रीडिंग के माध्यम से बच्चा सीखता है, और इसी के साथ ही साथ हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से उसको सिखाएंगे। एंड अगर हम बात करते हैं वीआई बच्चों के लिए, जिन बच्चों को दिखाई देने में समस्या होती है, वीआई मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं हम, दृष्टिबाधित, हमसे क्लियर हो रहा है, दृष्टिबाधित, या हो सकता है कि टोटली ब्लाइंड बच्चे भी हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या क्या असिस्टिव डिवाइसेस को दे सकते हैं? केन है, केन हम बोलते हैं छड़ी का, है ना। छड़ी की हेल्प से बच्चा आसानी से आ जा सकता है।
एंड इसके बाद में हम ब्रेल, बच्चे को पढ़ाने के लिए हम बात करते हैं तो ब्रेल की हेल्प से बच्चा आसानी से लिख सकता है, पढ़ सकता है। अबेकस है मैथमेटिकल स्किल को सिखाने के लिए, अगर हमें बच्चे को मैथ्स के एरिया में कुछ सिखाना है तो थ्रू अबेकस हम बता सकते हैं। स्टाइलस है, स्टाइलस हम बोलते हैं कि जिसकी हेल्प से, इसको हम ब्रेल भाषा में पिक्चर में आपको बाद में आगे की क्लासेस में बताऊंगी। नुकीला होता है आगे से वो, तो एज ए कलम, उसको कलम बोला जाता है ब्रेल भाषा में, कि कलम की हेल्प से जैसे हम लिखते हैं पेन की हेल्प से, तो उसी को आगे से नुकीला होता है और ब्रेल पेपर पे ब्रेल स्लेट की हेल्प से बच्चा लिखता है ना। तो ब्रेल स्लेट हम बोल सकते हैं, स्लेट है ना। तो ये तो वीआई बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम इनके लिए ये सब चीज़ें, इसी के साथ में हम चश्मे की भी बात करते हैं कि बच्चे को स्पेक्स भी यूज़ करने के लिए देना है। तो ये असिस्टिव डिवाइसेस फॉर वीआई चिल्ड्रंस। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए हम क्या दे सकते हैं। या हमने मैनेजमेंट प्लान में हमने बोला खुला हवादार रूम होना चाहिए बच्चे के लिए, दरवाज़ा भी खुला होना चाहिए, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए। इसके साथ में हम क्या करें, किसी के लोअर लिम्स नहीं हैं तो हम बच्चों के लिए आर्टिफिशियल, हम बोलते हैं कृत्रिम अंग को प्रदान कर सकते हैं ना। जैसे हमारे अभी लास्ट वीक में ही हम बच्चों को लेकर के गए थे नारायण सेवा संस्थान में, जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क तौर पर, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो 2000 फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको आर्टिफिशियल लिम्स को दिया जाता है। और हमारे बच्चों ने देखा भी किस प्रकार से उन जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके माप को लेकर के उनके लिए वो आर्टिफिशियल लिम्स को तैयार किया जाता है। जैसे किसी का पैर नहीं है तो उनके लिए पैर, कृत्रिम पैर बोल सकते हैं हम, आर्टिफिशियल जो पैर है उसको लगाया जाता है, या किसी की बाजू नहीं है तो उसके लिए बाजू लगाई जाती है, जिसकी हेल्प से बच्चा आसानी से चल सके। इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं कि बच्चे के लिए व्हील चेयर भी है तो उसकी भी हेल्प से बच्चा इजीली मूव कर सकता है। व्हील चेयर के साथ में हम बोल सकते हैं कि लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें, अडेप्टिव हम मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। पेन होल्ड नहीं कर रहा है तो बच्चे को मोटा पेन दे सकते हैं, या फिर बच्चे को बाहर से रबर को, उसको मोटा रबर बॉल लगा सकते हैं सो दैट बच्चा यहाँ से होल्ड कर सके। अगर ब्रश करना है तो ब्रश को ईजिली कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों को बाधा मुक्त वातावरण को तैयार कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से हम बाधाओं को भी कम कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सोशल मैनेजमेंट। सोशल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं सामाजिक प्रबंधन। अब सामाजिक प्रबंधन हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम लोग प्लान करेंगे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर बच्चा स्कूल में है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं घर में किसी भी प्रकार की अगर क्रिया का, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है तो बच्चों को सबसे इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस बच्चे को भी अपने साथ में कम्युनिटी में ले जाया जाए। कोई अगर फैमिली फंक्शन है तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते अपने बच्चे को, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनका बच्चा भी मानसिक तौर से डिसेबल हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इलिटरेट पीपल, या जो व्यक्ति साक्षर नहीं है वही, उनकी ही यह सोच है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जो अच्छे, हम कह सकते हैं फाइनेंशियली तौर से अच्छा वो कहीं ना कहीं साउंड करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हमारे शान के खिलाफ है कि हमारे घर में भी कोई इस तरह का बच्चा पैदा हो सकता है। तो इस तरह की सोच को हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी हमारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन हमारे घर से स्टार्ट होती है। जब भी हम किसी भी प्रकार की योजना को बनाते हैं तो फैमिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी एक्टिविटीज़ टीचर करा रहा है तो फैमिली भी पूरे बराबर, हम कह सकते हैं कि योगदान निभाती है या भूमिका निभाती है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इसके बाद में हमारे आते हैं रिलेटिव्स हैं, या स्कूल की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वक्त बच्चा कहाँ बिताता है, स्कूल में।
अगर क्वालिटी टाइम की बात करते हैं तो स्कूल में जब तक टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करे, या अगर क्लासरूम में किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ या हम कह सकते हैं स्कूल में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं टीचर को चाहिए कि वो आगे लेकर के आए और उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए जितनी कि एक नॉर्मल बच्चों को दी जाती है ना। अगर कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है तो उस बच्चे के लिए भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी ऐसी एक्टिविटी का आयोजन किया जाए जिसमें वो करने में सक्षम हो, चाहे वो कोई पोइम बोल रहा है या कोई गाना गा रहा है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाए, उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। कम्युनिटी की बात है तो कम्युनिटी में रह करके ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत कई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड भी रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ पॉजिटिव भी रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने नेगेटिव एटीट्यूड को दूर रख करके या साइड में रख करके हम पॉजिटिव एटीट्यूड को रखें और बच्चे को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने में सहयोग दें। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, हम जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की विकलांगता से, अक्षमता से ग्रसित है, हमें चाहिए कि हम उसको अपने सोसाइटी में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। एंड इसके बाद में हमारा आता है वोकेशनल मैनेजमेंट। यानी कि व्यावसायिक प्रबंधन। व्यावसायिक प्रबंधन कैसे करेंगे हम लोग? व्यावसायिक प्रबंधन में हम कह सकते हैं कि वोकेशनल एक्टिविटीज़ को, जब कोई टीचर ने बच्चों को वोकेशनल कोई भी व्यावसायिक क्रियाएं सिखा दी, कौशल सिखा दिए, और उसको जब कहीं कम्युनिटी में उसको करना है, हम ऐसे करते हैं कि जब भी हमने बच्चे को कोई कौशल को सिखाना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिटी में क्या वो सब चीज़ें सिखाने के लिए, कोई ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास में अप्रोप्रिएट सर्विसेज हैं कि नहीं हैं। यदि हमने स्कूल में रहते हुए भी उसको सिखा दिया, तो हम सोसाइटी में देखेंगे कि जब मैंने इसको अगर सिखा दिया है, तो जब उसको ऐसा तो नहीं है हम कि बिना किसी रीज़न के बच्चे को सिखाएंगे, हम उसकी एबिलिटी को देखते हैं। हमने देख लिया कि उसकी एबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट भी है, वो कर सकता है, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सहमति है कि बच्चे को ये कार्य सिखाया जाए। लेकिन यदि समुदाय में उस तरह की कोई भी क्रियाएं अगर नहीं की जा रही है या उसकी सर्विसेज नहीं अवेलेबल है, तो बच्चा उसको सीखी हुई चीज़ को कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा, उसको कहाँ लागू करेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसको हमने सिखा दिया और हम फिर बोलेंगे घर में बैठ जाओ। नो, जब हमने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी को सिखाया है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, या हम कह सकते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कम्युनिटी में उन सर्विसेज को सर्च भी करें, हम देखें कि हमने ये कार्य सिखाया है तो कम्युनिटी में उस कार्य को कर भी पाए और उसके लिए वह अर्निंग का सोर्स भी बने, यानी कि वह बच्चा उसको अपनी कमाई का साधन भी बनाए। क्रियाएं कोई भी हो सकती है, कोई भी कौशल को हम बच्चे को सिखा सकते हैं, वेदर वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, या हम कह सकते हैं कि बच्चे को पिकल मेकिंग का है, या हम बोल सकते हैं कि चॉक मेकिंग का है, कार्ड मेकिंग का है, मेहंदी बनाने का है, किसी भी प्रकार का जो भी बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। एंड 6th पॉइंट है हमारा फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में कार्यात्मक प्रबंधन। कार्यात्मक प्रबंधन मतलब कि अगर हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करते हैं तो अपने कार्य को करने में भी किसी भी प्रकार के, हम इनको कार्य बोलते हैं करने के लिए, तो अक्षम होते हैं। तो हमें चाहिए कि इनको दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी हैं, उनको भी हम बच्चे को अच्छे से सिखाएं, सो दैट ये दूसरों पर निर्भर न रहते हुए अपने आप, चाहे वो ब्रशिंग करना है, टॉयलेटिंग करना है, ड्रेसिंग करना है, या किसी भी प्रकार का है, इंडिपेंडेंटली जो भी हम सुबह से शाम तक क्रियाएं परफॉर्म करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, वो बच्चा भी स्वयं से करना सीखे, रेदर देन कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ये तो हमारा पर्सनल एरिया का था। फंक्शनल में ही हम बोलेंगे फंक्शनल मैथमेटिक्स स्किल को भी सिखाना, कि यानी कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बच्चे को अपना नाम लिखना सिखाना, अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है कि कहीं इसको साइन करने हैं तो उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए, या उसको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े बच्चे को कि उसका मोबाइल नंबर कोई पूछता है तो उसको पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर क्या है। इसी के साथ ही साथ उसको पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, घर का एड्रेस क्या है, घर का पता उसको लिखना सिखाएंगे हम लोग। तो
ये बेसिक हम कह सकते हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है, कार्यात्मक हम कह सकते हैं क्रियाएं होते हैं जो बच्चे को सिखाना बहुत ही आवश्यक होता है ना। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स कि इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे जब भी हम बच्चे के लिए कोई प्रबंधन कार्यक्रम को तैयार करते हैं। और एक विशेष अध्यापक है, चाहे टीचर ट्रेनिंग है, चाहे पेरेंट्स है, इन सबको यह जानना बहुत ही आवश्यक रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़. Please keep watching my videos and thank you so much.